नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में हमारी टॉप हेडलाइन आज यहां पर सोने के फ्यूचर्स को लेकर है। प्राइसेस में कंसोलिडेशन है, ऑल टाइम हाइज के आसपास के लेवल्स अब भी हैं, लेकिन IBX पर अब यहां पर सोने के फ्यूचर्स में कारोबार होना शुरू हो चुका है। क्या है डिटेल्स, कैसी होगी प्राइस डिस्कवरी, रिस्क मैनेजमेंट और इसके आपके लिए क्या मायने हैं, बताएंगे आपको। साथ ही साथ 9 कैरेट का सोना भी अब यहाँ पर हॉलमार्क किया जाएगा। आपको याद दिला दें कि पहले 22, 18, 14 जैसे कैरेटेजेस यहाँ पर हॉलमार्क होते थे, लेकिन क्योंकि सोना इतना महंगा हो गया है और माना यह जाता है कि रूरल इंडिया 9 कैरेट का भी सोना खरीदता है, तो उसको भी अब हॉलमार्क क्रेडिबिलिटी ऐड करने की बात की जा रही है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ हैं। साथ ही हमारे साथ IBX के MD एंड CEO अशोक गौतम जुड़ेंगे। हमारे साथ निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट कुणाल शाह भी हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कुणाल, एक सेंस पहले गोल्ड प्राइसेस पे ले लेते हैं। क्या लगता है आपको, एक कंसोलिडेशन जरूर है मार्केट्स ऑफ कोर्स यहाँ पर इस हफ्ते भी काफी सारे अर्निंग्स और डेटा को देखेगा, यहाँ से क्या करना चाहिए? आई आई थिंक ये हफ्ते में मुझे गोल्ड के प्राइसेस में थोड़ा पुल बैक नजर आ रहा है। बड़ी तेजी ऐसा नहीं, बट द लाइकलीहुड ऑफ गोल्ड टेस्टिंग $3,400 इज वेरी हाई दिस वीक, मेनली बिकॉज ऑफ आई थिंक पावेल साहब की जो स्पीच आएगी कल, जो स्पीच शेड्यूल्ड है, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेट कट करने का इंडिकेशन आएगा, बिकॉज देर इज अ ट्रिमेंडस प्रेशर by the US president to cut down the rates on Mr. Powell. So ये एक रीजन है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जियोपॉलिटिकली भी रशिया का वो लोग बोल रहे हैं बात करेंगे, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो ये सैंक्शन का फियर वो भी रहेगा। तो मुझे एक ये हफ्ते में पुल बैक नजर आ रहा है गोल्ड के प्राइस में। MCX पे आपको 98,900 99,000 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं, और कॉमेक्स $3,400 तक जा सकता है। ऑलराइट, यानी कि कुछ सपोर्ट एंड तेजी यहाँ पर फिर से बनती हुई नजर आ सकती है। कुणाल, सिल्वर में क्या सेंस है? बिकॉज हायर हाइज हमने जरूर बनते हुए देखे हैं, लेकिन 39 अभी भी एक रेजिस्टेंस। या मतलब ऑलरेडी जो कमोडिटी ने 20-25% का रिटर्न दिया है 1.5 महीने में, तो वो थोड़ा पॉज ले रही है। बट आगे रोड बहुत क्लियर है। सप्लाई साइड बहुत कमजोर है मैक्सिको से, और उसके कारण सिल्वर में तेजी बनी रहेगी। 1,13,000 के आसपास बाई कर सकते हैं। 1,14,500, 1,15,000 ये हफ्ते में टेंटेटिव टारगेट रख सकते हैं आप। कुणाल, आज का दिन एब्सोल्युटली बिलोंग्स टू मेटल। जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, मल्टी वीक मल्टी मंथ हाइज, एंड अगर हम मंथ ऑन मंथ यहाँ पर मेटल्स का चार्ट उठा के देखें तो सभी कुछ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग बारिंग लेड पर है, सारा कुछ इन द पॉजिटिव। मेटल्स में तो हमारा व्यू एकदम पॉजिटिव ही है। चाइना में आप देखिए नया वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे डैम कंस्ट्रक्शन 196 बिलियन डॉलर के खर्चे पे एक एक्सपेंडिचर करके डैम बिल्ड कर रहे हैं। सो स्टील, दूसरे सारे मेटल्स वहां पे लगेंगे, जिंक का कंजम्पशन बढ़ेगा। चाइना का GDP का डेटा एक्सपेक्टेशन से बेटर आया था। चाइना में स्टिमुलस की बातें भी चल रही है। डॉलर इंडेक्स आगे जाके कमजोर होने वाला है। मेटल्स में तो ध्यान तेजी का ही है। सो कॉपर डेफिनेटली अगेन हेडिंग टूवर्ड्स $10,000। जो भी कंसोलिडेशन आया था और करेक्शन आया था, दैट वाज गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लिव्ड। डायरेक्शनल व्यू मेटल में तेजी का है। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर सब जगह करनी चाहिए। सोना चांदी काफ़ी भाग चुके हैं, तो कुछ कंसोलिडेशन में है, लेकिन बढ़त की एक्सपेक्टेशन है। और जहाँ तक मेटल्स की बात है, यहाँ पर तेज़ी का ही ध्यान है। और जैसे कुणाल हमें कह रहे हैं कि कॉपर $10,000 आप मान के यहाँ पर चलिए। लेकिन इंटरेस्टिंगली अब तक हम यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में फ्यूचर्स होता हुआ देख रहे थे। IBX में यहाँ पर अब फ्यूचर्स की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ IBX के MD एंड CEO अशोक गौतम है। अशोक जी, कोइंसिडेंटली हम आपसे तभी बात करते हैं जब आप एक नया माइलस्टोन क्रॉस कर चुके होते हैं और आगे के प्लान्स बना चुके होते हैं। तो क्लियरली एक बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर गोल्ड फ्यूचर्स का है। किस तरह का रिएक्शन है फिलहाल? क्या, कितने लोग हैं, किस तरह का पार्टिसिपेशन है? मनीषा जी, थैंक यू। देखिए, जब भी कुछ नया शुरू होता है तो सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू ही मार्केट को सूचना जाती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता ही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे एक्सचेंज पे काफी टाइम से लॉन्च था, और लोग तैयारी में थे कि अपने लिमिट्स वगैरह ले लें डोमेस्टिक बैंकों से। और दूसरा ये था कि जो ओवरसीज प्लेयर्स थे वो भी अपना API वगैरह सेट कर रहे थे, प्लस दे वर गेटिंग रेडी, इंक्लूडिंग हमारे जो ट्रेडिंग मेंबर्स थे
वो भी जो कुछ सिस्टम्स के जो उनके रिक्वायरमेंट्स थी उसको वो तैयार कर रहे थे। तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि अभी हम लोग ने फ्राइडे को एक पहला ट्रेड होते हुए देखा है। इट्स ए स्मॉल बिगनिंग, वेरी स्मॉल बिगनिंग, लेकिन हर एक लंबी जर्नी का एक शुरुआत पहले कदम से ही होती है। तो ये शुक्रवार को पहला कदम था। मैं आपके माध्यम से ये सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो हमने गोल्ड फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, ये यूएस डॉलर टर्म्स में है। अभी हम लोग का जितना भी डोमेस्टिक प्लेयर्स से हमारी बात होती थी, तो आज की तारीख में वो ओवरसीज एक्सचेंजेस को एक्सेस करते थे अपनी ब्रांचेस के थ्रू, अपने सब्सिडरीज के थ्रू, जो बाहर उन्होंने दुबई या सिंगापुर में या और यूरोप में कहीं पे उसको खोला होता था, और उनको अपनी बुक में उस ट्रांजैक्शन को लाने में काफी तकलीफ होती थी। हमारे जो ये परमिशन दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कि जो डोमेस्टिक एंटिटीज हैं अदर देन इंडिविजुअल्स, तो उनका जो भी गोल्ड प्राइस रिस्क है उसको आईएफएससी में वो उसको हेज कर सकते हैं। और हमारे रेगुलेटर का ये सतत प्रयास रहा है कि बाहर जो भी कुछ काम हो रहा है, क्या हम उसको गिफ्ट सिटी में कर सकते हैं। तो उसी पहल पे ये एक पहला स्टेप है। आज हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके लिए आपको विदेशी एक्सचेंजों में जाने की जरूरत नहीं है। आप डॉलर टर्म में अगर हेजिंग करना चाहते हैं तो आईआईबीएक्स पे ये हेज अवेलेबल है। मैं आपको और बता दूं, आपने एक नंबर पूछा कि कितने लोग हैं। देखिए, भी नंबर ज्यादा नहीं है, लेकिन करीब 12 से 14 एंटिटीज हैं जिनको मैं थैंक्स भी करना चाहूंगा एडी बैंक्स को, जिन्होंने हेजिंग की लिमिट उनको दे दी है। अभी वो कुछ अभी टाई अप्स कर रहे हैं कि किस तरह से डॉलर का फ्लो होगा। हमने कुछ सजेशंस भी दिए हैं अपने डिस्कशन में वेरियस रेगुलेटर्स को और स्टेक होल्डर्स को कि वो इसको किस तरह से स्मूथ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं आएगा, तब तक लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि अभी हम आए कि नहीं आए। लेकिन अभी जिस तरह का हम लोगों ने स्टेप लिया है, मेरा पूरा विश्वास है कि जो भी डोमेस्टिक एंटिटीज हैं, वो आईबीएक्स पे जो डॉलर कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ है, वो विदेश के एक्सचेंजों पे जाने की बजाय आईबीएक्स के ऊपर यूएस डॉलर टर्म में अपना गोल्ड प्राइस रिस्क को हेज करेंगे। एंड ओवरसीज एंटिटीज भी बिल्कुल रेडी हैं प्राइस देने के लिए। अभी जो ये कॉन्ट्रैक्ट या अशोक जी, एक बार हम यहाँ पर ट्रेड आता हुआ देखें हैं। जैसे आपने कहा, ऑफकोर्स हर चीज़ में, हर नए प्रोडक्ट को यहाँ पर समय लगता है, लेकिन जो फॉरेक्स लॉसेज हैं, या फिर क्योंकि जैसे आपने कहा कि डॉलर टर्म्स में ही यहाँ पर हेज या पार्टिसिपेट किया जा सकता है, उसका एक बड़ा फायदा यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। 12-14 एंटिटीज़ आपने बोला ऑलरेडी यहाँ पर अपनी लिमिट्स तय करती हुई नजर आई हैं। ओवरऑल अगर हम TRQ कोटा होल्डर्स देखें या फिर क्वालिफाइड ज्वेलर्स जो आपके साथ हैं, उनसे किस तरह की बातचीत है? क्या वो तैयार हैं यहाँ पर काम करने के लिए? जी हाँ, देखिए, हम लोगों का आउटरीच प्रोग्राम्स ऑल इंडिया रहे हैं। आपको जैसा पता ही है कि 20 स्टेट्स में, 83 डिस्ट्रिक्ट्स में, और करीब हमारे पास इस समय एग्जिस्टिंग नंबर 700 का है। 700 के आसपास है क्यूजे और टीआरक्यू होल्डर का, और नई एप्लीकेशंस करीब 600 से ऊपर की हैं। तो इन सब से जो बात हो रही है, तो ये एक सबको समझ आ गया है कि टाइम आ गया है कि बाहर के एक्सचेंजेस को छोड़ के आईबीएक्स की तरफ उसको देखा जाए, ताकि हेजिंग की रिक्वायरमेंट जो भी है उसको वो मीट कर सके। देखिए, इसके लिए एक माइंडसेट भी चेंज करने की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सचेंज है, वहां पे करीब 700 से 800 टन से ऊपर का गोल्ड फ्यूचर्स में ट्रेड होता है। मंथली जो नंबर्स आते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है कि गोइंग फॉरवर्ड कम से कम हमको उसका 5 से 10% का एक टारगेट लेके चलना चाहिए। क्योंकि जो भारतीय व्यापारी हैं गोल्ड के, बुलियन के, ज्वेलर्स, उनका एक बहुत बड़ा शेयर है उस ग्लोबल एक्सचेंज पे गोल्ड फ्यूचर्स की हेजिंग में। अगर हम उसका एक छोटा सा नंबर शुरुआत में लेके उसको टारगेट करें, तो मेरा ये मानना है कि आईबीएक्स पे आप काफी वॉल्यूम देख पाएंगे। यूजुअली अगर हम एक उस तरह का एक देखें रेशो, तो अगर फिजिकल ट्रेड होता है 1 टन, तो कम से कम फ्यूचर्स जो होता है वो उसका 10 टाइम्स होता है। क्योंकि फ्यूचर्स में लोग एंट्री लेते हैं, फिर एग्जिट करते हैं, फिर दोबारा हेज करते हैं। तो अगर हमने 100 टन किया है,
तो प्रोबेबली गोइंग फॉरवर्ड हमको कम से कम 1000 टन का तो नंबर देखना ही चाहिए। Well, पर ये absolutely. देखिए, ये आज की नहीं है जर्नी, ये जर्नी में टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम अगर हमें क्लैरिटी है कि हमको जाना कहाँ है और जी उसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के साथ हम काम करेंगे तो जरूर जाएंगे। और विजन थोड़ा सा बड़ा लेके चलना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास जी हाँ, एब्सोल्युटली। विजन बड़ा ही है और ये तो ऑफ कोर्स गोल्ड फ्यूचर्स की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, जो आप हमें पहले बताते भी रहे हैं कि तैयारी है यहाँ पर। क्योंकि अशोक जी आप हमारे साथ हैं, कुछ नंबर्स ही ले लेते हैं यहाँ से। तो अब तक इस साल में कितना गोल्ड इंपोर्ट हुआ है आईवीएक्स के थ्रू? मनीषा जी, अभी आपने देखा होगा और इस बारे में हमारी पहले भी आपसे बात हुई थी। हम लोग एक बड़ा एनोमली से जूझ रहे थे। जी वो एनोमली थी जो क्लोरोऑरिक एसिड के फॉर्म में जो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था 0% ड्यूटी पे, और पहले प्लेटिनम एलॉय और बाद में फिर पैलेडियम एलॉय के रूप में भी वो गोल्ड इंपोर्ट हो रहा था। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज को और हमारे रेगुलेटर को, जिनके सतत प्रयास से ये अभी रोक दिया गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि पूरे मार्केट में 35 से $40 तक का डिस्काउंट हो गया था इंटरनेशनल प्राइस को लेके। उसके बाद से अगर हम देखें कि आगे का जो जून का महीना आया, तो जून के महीने के अभी जो नंबर्स आए हैं, इट इज वन ऑफ द लोएस्ट इंपोर्ट्स जो हुए हैं, बिकॉज द प्राइसेस इतने हाई हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई इटसेल्फ बहुत है, जो इसको हम बोलते हैं कि स्क्रैप सप्लाई। जो इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास ऑलरेडी ज्वेलरी है, वो लाके इस समय बाजार में अपना ज्वेलरी और गोल्ड दे रहे हैं। तो उसकी वजह से भी जो एक्चुअल परचेज है उसके ऊपर डिमांड काफी कम है। मार्केट अभी भी इंटरनेशनल प्राइस के डिस्काउंट में चल रहा है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आपको पता है कि टीआरक्यू कोटा इस साल का ऑलरेडी प्रोविजनल नंबर दे दिए गए थे डीजीएफटी द्वारा, लेकिन अभी ये मैटर थोड़ा सा लंबित है, हाई कोर्ट में इस पे कुछ डिस्कशन चल रहा है। अब मेरा विश्वास है कि 1 अगस्त को जो भी इसकी नेक्स्ट डेट है, हमको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। और जैसे ही टीआरक्यू कोटा अवेलेबल होता है तो हम इस साल काफी वॉल्यूम देखेंगे। और अगेन बड़ा नंबर में बताता हूँ, कोशिश जारी है, 120 जी तक कम से कम इस साल हम करेंगे। अशोक जी, गोल्ड फ्यूचर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। मुझे याद है आपने सिल्वर फ्यूचर्स की भी यहाँ पर बात की थी, वहां पर कुछ काम अभी जारी है? थैंक यू मनीषा जी। इनफैक्ट आपको धन्यवाद, ये आपने कहलवाया, तो सवाल पूछा। मैं आपको बताता हूँ और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कि हमारे पास हमारे रेगुलेटर ने सिल्वर फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव कर दिया है। ओह तो अमेजिंग। बस हमारी तैयारी है और अगले हम करीब एक फोर्टनाइट के आसपास ही हम सिल्वर फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च कर देंगे। और इनफैक्ट आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जब हम गोल्ड फ्यूचर्स के लिए हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स हो रहे थे और डिस्कशन हो रहे थे, तो लोगों ने सिल्वर फ्यूचर्स के लिए अपनी तरफ से सवाल पूछना शुरू करा। जी और काफी लोगों में एक उत्साह है कि वो इसमें हेज करना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि सिल्वर फ्यूचर्स में न कि सिर्फ हमारे ज्वेलर्स और बुलियन डीलर्स जो सिल्वर में डील करते हैं, पर और भी इंडस्ट्रियल एंटिटीज जो हैं, जिनके पास सिल्वर का एक पर्टिकुलर एक्सपोजर रहता है बिकॉज उसका काफी इंडस्ट्रियल यूज है, तो वो भी हमारे पास आके हेजिंग वगैरह कर पाएंगे। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि एडी बैंक्स के सहयोग से हम एक नया मार्केट बहुत अच्छी तरह से क्रिएट कर पाएंगे, और जिसमें आपका भी सहयोग चाहिए होगा, ताकि सूचना दर्शकों को आपके माध्यम से मिलती रहे। एब्सोल्युटली अशोक जी, एज ऑलवेज बहुत बधाई हो आपको कि सोने का फ्यूचर्स यहाँ पर स्टार्ट हो गया और जैसे आपने कहा 15 दिन में चांदी का फ्यूचर्स भी आ जाएगा। तो क्लियरली बहुत शीघ्रता से, तीव्रता से बढ़ती हुई ये मार्केट है। आईबीएक्स पर ऑफ कोर्स लोगों को काफ़ी निगाहें हैं, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी हैं आगे लेकर इन सेंस ऑफ पॉलिसीज एंड नंबर्स वहाँ पर। अशोक जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपसे 2 हफ्ते में दोबारा बात होगी, जैसे ही हम वो चांदी के फ्यूचर्स भी यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। मेटल फोकस के चिराग शेठ हमारे साथ हैं। चिराग नमस्कार। सबसे पहले एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन, हम जानते हैं कि 9 कैरेट को अब यहाँ पर हॉलमार्किंग की मंजूरी मिल गई है, लेकिन क्या कोई ऐसा डेटा है जो आपको बताता है कि 22 कैरेट का इतना, 18 का इतना, 14 का इतना, 9 कैरेट का इतना सोना बिकता है? क्या वो कैटेगराइजेशन है हमारे पास? अब देखिए, मेटल्स फोकस ने कंटिन्यूसली इसके ऊपर काफी रिसर्च की और अब ये देखा जा रहा है कि अगर हम 22 कैरेट का बात करें तो 22 कैरेट की जो मार्केट है इंडिया में, करीबन 75 to 80% ऑफ द मार्केट 22 कैरेट और उसके ऊपर। ऑब्वियसली 23-24 कैरेट की बहुत ही छोटी अमाउंट ऑफ ज्वेलरी है, बट प्रिडोमिनेटली हम 22 कैरेट मार्केट है 75 to 80%। हालांकि पिछले 5-6 साल में क्योंकि गोल्ड के दाम इतने बढ़े हुए, तो 18 कैरेट की जो मार्केट है वो सबसे ज्यादा ग्रो हुई है। इनफैक्ट अब हम
देख सकते हैं कि 18 कैरेट की मार्केट ऑन एन एवरेज 14-15% 18 कैरेट की मार्केट है, और फिर 14 कैरेट भी है जो एक छोटा, मैं कहूंगा 1-2% शायद 14 कैरेट की मार्केट है। तो इंटरेस्टिंगली बात है कि जैसे जैसे गोल्ड के दाम बढ़ रहे, यंगर जनरेशन मार्केट में इंटर हो रहे, वैसे ही लोअर कैरेटेजेस की डिमांड हमें बढ़ती हुई दिखाई दी है। चिराग, 9 कैरेट तो शायद गोल्ड भी नहीं है। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अगर आप 9 कैरेट की ज्वेलरी खरीदने जाएं तो मेकिंग चार्जेस एंड वेस्टेज के चलते ही आपके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, अब मनीषा, यहाँ पे एक चीज है कि 9 कैरेट की ज्वेलरी काफी सारे मार्केट्स में पॉपुलर है। अगर आप इंडोनेशिया में देखें तो वहां पे 6 कैरेट, 9 कैरेट, 12 कैरेट पॉपुलर है। अगर हम यूएस मार्केट्स में देखें तो वहां पे 9 कैरेट भी काफी पॉपुलर है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका कस्टमर बेस बहुत ही अलग है। ये वो कंज्यूमर्स है जो शायद बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है, फैशन को लेके बहुत ज्यादा पिकी है, और ये गोल्ड को एज अ निवेश नहीं देख रहे, प्योरली एज अ अडॉर्नमेंट देख रहे। तो मैं कहूंगा कि वी आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स एक ग्लोबल ट्रेंड जहां पे, क्योंकि दाम इतने बढ़ रहे हैं, तो लोअर कैरेटेजेस की डिमांड काफी सारी यंग कंज्यूमर्स के अंदर बढ़ती जा रही है। चिराग, जिसे इन्वेस्टमेंट करनी हो गोल्ड में, फिर आप उसे क्या कहेंगे कि वो 9 कैरेट से दूर रहें? देखिए, 9 कैरेट, जैसे आपने कहा कि 9 कैरेट में शायद गोल्ड आई थिंक 36 पार्ट या या 37 पार्ट है, राइट। सो ऑब्वियसली वो निवेशक तो नहीं है, क्योंकि निवेशक जो है इंडिया में हमने देखा गया कि निवेशक आइदर 995 39 के बार्स खरीदते हैं या 22 कैरेट की प्लेन गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं। ऑब्वियसली जो निवेशक है वो 9 कैरेट की ज्वेलरी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जिस 36-37% गोल्ड है, प्लस जैसे आपने कहा कि आप अगर 14 और 18 कैरेट की ज्वेलरी भी देखें कंपेयर टू 22 कैरेट, तो वहां पे मेकिंग चार्जेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो 9 कैरेट में आपकी बात सही है कि मेकिंग चार्जेस शायद डबल हो जाएंगे कंपेयर टू 22 कैरेट या इवन 18 कैरेट। तो मैं कहूंगा वो निवेशक के लिए जरूर गोल्ड नहीं है। जो दूसरी चीज़ हमने उसी नोटिफिकेशन में चिराग आते हुए देखी वो ये था कि जो कॉइन्स हैं 22 कैरेट के, चाहे वो KF हैं, KS हैं, वो अब मिंट्स एंड रिफाइनरीज ही बना सकती हैं। बहुत कंफ्यूजन रहा है इसको लेके काफ़ी सारे बुलियन व्हाट्सएप ग्रुप्स में। क्या क्लैरिटी है उस पर? देखिए, अभी भी ये बहुत ही अर्ली स्टेज है, तो इसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन आना टू अर्ली है। बट मैं कहूंगा कि देखिए मनीषा, इंडिया में करीबन 200-250 रिफाइनरीज है, ठीक है, छोटे मोटे। उसमें BIS रिकॉग्नाइज ओनली 50 रिफाइनरीज है। प्लस आप जानते हैं बहुत सारे ज्वेलर्स, जो रेप्यूटेड ज्वेलर्स है, हालांकि वो तो मिंट करते ही है, बट बहुत सारे छोटे ज्वेलर्स भी अपने नाम पे कॉइन मिंट करते हैं या रिफाइनरी से बनाते हैं। आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्टैंडर्डाइजेशन, जहां पे गोल्ड में सरकार ट्रस्ट लाना चाहती है, प्योरिटी पे स्टैंडर्डाइजेशन लानी चाहिए। तो मैं कहूंगा ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। ऑब्वियसली जब जब नए रेगुलेशंस आए हैं तब तक थोड़ा बहुत मैं कहूंगा एक डिस्ट्रप्शन जरूर आया है, शायद अगले 2-3 महीने कंफ्यूजन रहेगा, पर उसके बाद जैसे हमने कंपलसरी हॉलमार्किंग में देखा है, क्लैरिटी अब काफी हद तक आ चुकी है। चिराग, मैं आपके पास एक पर्सनल ग्रीवेंस लेके आती हूँ, आप मुझे इसका निकाल बताइए। मेरे पास 3 छोटे कॉइन्स थे, मैं उनको लेकर गई कन्वर्ट करने के लिए कि मैं एक बड़ा कॉइन ले लेती हूँ, और ये तीनों डिफरेंट रिफाइनरीज या डिफरेंट ज्वेलर्स के थे। आई वोंट टेक नेम्स राइट नाउ, पर एक 5 ग्राम का कॉइन 4.96 था, दूसरा 5 ग्राम का कॉइन 4.98 था, और एक 2 ग्राम का कॉइन 2 ग्राम का ही था। तो क्लियरली अगर हम, ये तो एक कॉइन है, अगर इस तरह के 100 कॉइन निकाले गए तो चाहे वो 2 मिलीग्राम है या 4 मिलीग्राम्स है, इट बिकम्स लाइक अ बिग प्रॉफिट फॉर जिसने भी वो कॉइन बनाया है। क्या हम ये चीज़ यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं? और अगर किसी को कॉइन लेना हो तो कहाँ से लेना चाहिए फिर, BIS रिकॉग्नाइज से, कि क्या करें? देखिए, सबसे पहली चीज तो मनीषा, हमने पिछले 10-15 साल में देखा है कि इंडिया में एक बहुत ही बड़ा मेनेस रहता था अंडर कैरेटेज का और इम्प्रॉपर डिक्लेरेशन का। जैसे आपने कहा कि 5 ग्राम का कॉइन है तो 4.95 ग्राम का निकला। यहाँ पे एक जो सोल्यूशन हुई है कि आप स्टिक कीजिए एक रिकॉग्नाइज BIS रिफाइनरी या रिकॉग्नाइज BIS ज्वेलर से। आप हॉलमार्किंग चेक कीजिए, क्या ये रेप्यूटेड ज्वेलर है या रेप्यूटेड रिफाइनरी, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक कॉइन मिंट करना कोई बहुत एक्सपेंसिव बिजनेस नहीं है। आपको एक मिंटिंग मशीन चाहिए, लोग ब्लैंक्स खरीद के उसको मिंट कर देते। तो यहाँ पे क्योंकि एक एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो यू विल ऑलवेज हैव टू स्टिक टू द मोस्ट रेप्यूटेड प्लेयर इन द मार्केट।
मैं ऑन अ कॉल शायद आपसे यहाँ पर नेम्स भी लेना चाहूंगी और अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि जब वो यहाँ पर लेते हैं तो BIS रिकॉग्नाइज, जैसे आपने कहा चिराग, यहाँ पर एंड रिप्यूटेड ज्वेलर्स से ही यहाँ पर लें, और क्या चेकिंग्स यहाँ पर करनी चाहिए फिर ये कॉइन्स खरीदने के टाइम पर? देखिए, सबसे पहले बात बिकॉज तो ये कॉइन्स है एज ऑफ नाउ चिराग हॉलमार्क नहीं है, राइट? जी, अब कॉइन हॉलमार्क नहीं है, तो इसलिए आप यानी BIS ने अपने वेबसाइट पे रिफाइनर इसकी लिस्ट रखी हुई है। आप वो लिस्ट देखिए कंपनी की वेबसाइट है नहीं है, किन किन ज्वेलर्स के साथ वो काम करते हैं, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एक पैरामीटर है कि क्या ये रिफाइनरीज इंडिया गुड डिलीवरी स्टैंडर्ड के अंदर है, क्या ये इंडिया गुड डिलीवरी रिकॉग्नाइज है। तो शायद अगर इंडिया गुड डिलीवरी रिकॉग्नाइज रिफाइनरीज है, ये रिफाइनरीज के बार्स MCX या अदर एक्सचेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको पता है कि ये रेप्यूटेड रिफाइनरीज है और यहाँ पे चोरी की या अंडर रिपोर्टिंग की गुंजाइश ना के बराबर है। फेयर पॉइंट, दैट एडवाइस इज वेल टेकन। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, काफ़ी सारे नंबर्स शेयर करने के लिए, 9 कैरेट पे रिएक्ट करने के लिए और ऑफ कोर्स कॉइन्स एंड हॉल मार्किंग पर भी यहाँ पर चर्चा करने के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय, हमें दीजिए इजाज़त। हम ब्रेक के बाद बात करेंगे एक्विटीज़ पर।